तो हमने मेथड्स जो अभी तक पढ़े थे, कल हमने जो पढ़े थे, उनमें आता है फूड बैलेंस शीट मेथड, इन्वेंट्री मेथड एंड वीमेंट मेथड एंड 24 आवर रिकॉल मेथड। तो ये 4 मेथड्स हमने पढ़े हैं, जिनमें फूड बैलेंस शीट मेथड जो था वो ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पर था। इन्वेंट्री मेथड जो था वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे था। वीटमैन मेथड जो था वो हाउस होल्ड लेवल पे था और 24 आवर रिकॉल मेथड इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है डाइटरी स्कोर मेथड। सो फर्स्ट पॉइंट, assigning arbitrary score to the foods under consideration on the basis of its nutrient content। अच्छा, इसमें जो है डाइटरी स्कोर मेथड है ये, ठीक है, कि आपने डाइट को स्कोर दे दिया। स्कोरिंग मेथड्स हमेशा यूज़ होते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेड करते हैं ना टेस्ट को। अगर हम कोई टेस्ट है और हम देखें, हम कहें कि बहुत अच्छा टेस्ट है तो उसको ए देंगे, उससे कम है तो उसको बी देंगे, उससे कम है तो उसको सी देंगे। ठीक है, तो ये स्कोरिंग मेथड होता है। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फूड टेस्ट्स होते हैं, या अगर कोई कंपनी जो है कोई नया फ्लेवर निकालना चाह रही है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट बना के डिफरेंट कुछ जजेस होते हैं, उनको टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, अब जजेस जो हैं टेस्ट करके उसको उन इंग्रेडिएंट्स को या उस डिश को, इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, ज़्यादातर डिश ही होती है, उस डिश को स्कोर कर देते हैं तो कि उसका टेस्ट कैसा है। अब ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। एग्जांपल अब किसी भी लिहाज से हो सकती है, रिसर्च पर डिपेंड करती है आपकी रिसर्च किस तरह की है। हो सकता है कि आपने न्यूट्रिएंट वैल्यूएशन चेक करनी हो। डाइटरी स्कोर मेथड ज़्यादातर न्यूट्रिएंट कंटेंट भी होता है कि कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट उसमें, कितना न्यूट्रिशनली रिच है वो। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट कंटेंट पे भी हो सकता है, क्वालिटी पे भी हो सकता है, टेस्ट पर हो सकता है, कलर पे, टेक्सचर पे हो सकता है। ठीक है, फूड डिश की बात कर रही हूँ मैं ये। ठीक है, इसके अलावा जो है डिफरेंट आप जो है फॉर एग्जांपल केक है, तो केक में अगर आपने चेक करना है कि कितना ज़्यादा जो है बेकिंग पाउडर डाला जाए कि केक का जो फूलना है वो एक परफेक्ट, या अगर आप ब्रेड कर लें तो ब्रेड में कितना होना चाहिए, यीस्ट होना चाहिए कि वो एक परफेक्ट ब्रेड बनाए। ठीक है, तो उसमें जो है अब उसकी फिर रिसर्चेस होते हैं डिफरेंट। आप हर ब्रेड में डिफरेंट क्वांटिटी डालते हैं और फिर उसके बाद पकती है और फिर चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैं आपको जहन में बिठाने के लिए डिफरेंट एग्जांपल से मैं समझा रही हूँ। ज़्यादातर स्कोरिंग मेथड ये होता है। तो यहाँ पे जो भी फूड है उसको हम स्कोर दे दें कोई भी, और किस बेस पे दें, उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट की बेस पे दें, तो वो डाइटरी स्कोर मेथड है। नेक्स्ट पॉइंट, कंजम्पशन ऑफ द पर्टिकुलर फूड इज एस्टिमेटेड थ्रू फ्रीक्वेंसी मेथड। तो कोई भी अब क्या होता है कि हमने अब वो एक कोई भी पर्टिकुलर फूड है जो हम खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल, तो कल वाली एग्जांपल ही लेते हैं कि अगर मदर है, वो आती, वो कहती है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास आती है, वो कहती है मेरा बच्चा ग्रो नहीं कर रहा अच्छा। तो आप उनसे पूछते हैं कि जी आप इनको क्या देती हैं, तो वो कहती हैं कि मैं इनको दिन में 2-3 बार रोटी देती हूँ। ठीक है, तो आप पूछते हैं कि अच्छा दूध देती हैं, भी हाँ दे देती होंगी। तो आप फिर उनसे पूछते हैं कितनी बार देती हैं। कितनी बार जो है ना वो फ्रीक्वेंसी है, हाउ मैनी टाइम्स, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर फूड को की फ्रीक्वेंसी दे देना, या आप कहेंगे हफ्ते में कितनी दफ़ा देती हैं, या हम चलें दूध की बजाय हम अंडे कर लेते हैं, तो हम पूछेंगे हफ्ते में कितनी दफ़ा अंडे देती हैं, तो अब वो फ्रीक्वेंसी बताएंगी 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें पता चल जाता है पर्टिकुलर फूड की कंजम्पशन के, एक कोई भी पर्टिकुलर फूड है वो कितनी बार खाया गया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड्स, द टोटल स्कोर एंड परसेंटेज आर कैलकुलेटेड। तो फिर उसमें क्या होता है कि हम कैलकुलेट कैसे देख करते हैं डाइटरी स्कोर मेथड को, कि हम कोई भी पर्टिकुलर फूड देख रहे हैं, ठीक है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी देख लेंगे कि वो कितनी बार खाया गया है,
ठीक है, और फिर उसको हम उसके ज़रिए से हम मेजर कर लेते हैं कि वो इंडिविजुअल जो है उसके पास वो फूड का कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट है या उसके पास कितनी क्वालिटी है, फूड की कितनी अच्छी क्वालिटी है जो वो खा रहा है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट आपका आ जाता है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर। फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर मेथड जो है ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है और मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझना ही है। ठीक है, तो फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर मेथड, इसको FFQ भी कहते हैं या FF क्वेश्चनेयर भी कहते हैं। तो food frequency questionnaire method is based on the principle as to how frequently an item is consumed over a period of time। अच्छा, जैसा कि पिछला था डाइटरी स्कोर मेथड, ठीक है, इसमें हम असल में न्यूट्रिएंट कंटेंट देख रहे होते हैं बट हम स्कोरिंग मेथड के ज़रिए से करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, डिफरेंट चीज़ों को स्कोर दे देते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को स्कोर देते हैं, डिफरेंट डिशेस को स्कोर दे देते हैं, तो वो इस तरीके से देते हैं कि और फिर उनकी डिफरेंट होती हैं, ओवरऑल क्वालिटी हो गया, न्यूट्रिएंट कंटेंट हो गया, टेस्ट हो गया, तो इस तरीके से। लेकिन जो फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर है ना, ये टिपिकली कंजम्पशन बताता है कि वो फूड कितनी बार खाया गया है और डिफरेंट फूड्स कितनी बार खाए गए हैं एक इंडिविजुअल ने। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि आप जो है पेशेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने पहले से क्वेश्चंस बनाए होते हैं, ठीक है, और आप पेशेंट से या तो कहते हैं कि वो लिखते हैं, या ज़्यादातर वैसे लिखने वाला इतना नहीं होता, ज़्यादातर जो रिसर्चर है या जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो खुद लेता है क्वेश्चंस। ठीक है, वो क्वेश्चंस पूछते जाते हैं और ना पेशेंट जो आंसर देते हैं उसको वो टिक लगाते जाते हैं। तो इसको हम फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर कहते हैं कि पहले से क्वेश्चनेयर बनाया हुआ है और ना उसके हिसाब से पेशेंट से क्वेश्चंस पूछ लिए और पेशेंट के क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए। तो मूविंग ऑन, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में जो है वो ये था कि फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर का प्रिंसिपल ये है कि वो ये बताते हैं कि एक पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी से अ वीक और अ मंथ ले लें, ठीक है, उसमें कोई भी फूड कितनी बार खाया गया, वो है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, फूड फ्रीक्वेंसी इज अ रेट्रोस्पेक्टिव review of intake frequency, that is food consumed per day, per week, per 15 days, per month। तो अब इसमें क्या है कि रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ओवरऑल नज़र डालना, ठीक है, कंपाइल करके नज़र डालना क्या कि किसी भी फूड की इनटेक जो है या कितनी बार वो फूड खाया गया, ठीक है, और उसका हम ये कहते हैं कि पर डे देख सकते हैं, पर वीक देख सकते हैं, पर 15 डेज देख सकते हैं और पर मंथ। ठीक है, इस तरीके से मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चनेयर बना रहे हैं तो उनमें हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें पता लग जाएगा कि एक फूड जो है हर दिन वो कितनी बार खाया गया है, या वीक में वो कितनी बार खाया गया, या 15 दिन में, या पर मंथ। इस तरह से फ्रीक्वेंसी के ज़रिए से कि कितनी बार वो खाया गया और इस तरीके से इंटरवल्स के ज़रिए से हमें अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाता है कि जी वो फूड की कंजम्पशन कितनी थी। नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्ट यूजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन ऑफ ईच फूड आइटम फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स इन रेफरेंस टू अ स्पेशलाइज्ड पीरियड। अच्छा, इसमें क्या होता है कि फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर में हर फॉर एग्जांपल 3-4 फूड आइटम्स बनाए हुए हैं। अब हमने एग्जांपल में प्रोटीन डिफिशिएंसी ली हुई है तो हम उसी को ही लेके आगे चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर में हमने ना लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं, अंडे, दूध, ठीक है, इसके अलावा मीट, इसके अलावा हमने दिया हुआ है स्पिनच, इसके अलावा हमने दिया हुआ है चिकपीस, ठीक है, तो या किडनी बीन्स, ठीक है। तो ये सब के सब जो हैं कंपैरेटिवली दे आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो अब हमने ये इस तरह से और भी लिस्ट दे सकते हैं, रोटी भी इंक्लूड कर सकते हैं, आम फूड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब इस तरह से लिस्ट बना ली, ठीक है। अब लिस्ट बना के हमें ये देखना है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में, चाहे वो पास्ट वीक हो, पास्ट मंथ हो, पास्ट ईयर हो, ठीक है, उसमें हमें पता लगा लेना है कि इतने पास्ट पीरियड में वो कितनी बार खाया गया है, कितना ज़्यादा खाया गया है या कितना कम खाया गया है।
इस तरह से वो लिस्ट में से सारे आइटम्स आप चेक करते जाते हैं और उसके क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेस फूड्स इनटू ग्रुप्स दैट हैव कॉमन न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये है कि आप जो है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर जब मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया प्रोटीन डिफिशिएंसी है तो उसमें हमने फूड आइटम्स ले लिए, ठीक है। अब हम अगर देख लें फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं डेयरी ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हम जो है ले लेते हैं योगर्ट ले लेते हैं, हम दही ले लेते हैं, ठीक है। फिर अब उसके बाद हम कर लेते हैं एनिमल ग्रुप, उसमें हम एग्स और मिल्क कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं प्लांट ग्रुप, तो उसमें हम जो है स्पिनच रख लेते हैं, किडनी बीन्स रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर एक और तरीका ये है कि सिमिलर न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए से, ठीक है, मतलब हम फिर ना इस तरह से, और वैसे ज़्यादातर जो है जो सेकंड मेथड है सिमिलर न्यूट्रिएंट्स वाला वो अच्छा यूज़ होता है। उसमें किस तरह से होता है कि हमें फिर ना पता चल जाता है कि जी हम क्या करते हैं, हमने असेस करना है ना कि पेशेंट में किस चीज़ की डेफिशिएंसी, किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से उसमें बीमारी होना शुरू हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हर न्यूट्रिएंट की जो बेस्ट फूड सोर्सेज है ना उनके अलग अलग ग्रुप बना लेंगे और उनकी लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। अगर हम प्रोटीन कहते हैं तो मैंने अभी एग्जांपल्स दे दी, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में हम फूड आइटम्स इस तरह से रखेंगे, पोटैटोज, ठीक है। फिर हम ब्रेड रखेंगे उसके अंदर, फिर हम उसके अंदर रखेंगे आपकी पास्ता और आपका रोटी, ठीक है, चावल, ठीक है। ये सब आपका एक और न्यूट्रिएंट के हिसाब से लिस्ट बन गई, कार्ब के हिसाब से डिफरेंट फूड आइटम्स की लिस्ट बन गई, ठीक है। फिर उसी तरह से हम विटामिन सी फॉर एग्जांपल चेक करना चाहते हैं तो विटामिन सी में हम वो सारे फूड आइटम्स डाल देंगे, जैसे हर तरह का टेमरिंड है, लाइम है, लेमन है, ठीक है। इस तरह के हम डाल देंगे फूड्स। तो क्या करता है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर में आपके जो फूड हैं वो कॉमन न्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी के अंदर, अगर कुछ जो वो फूड्स जिनमें एक न्यूट्रिएंट या 2-3 न्यूट्रिएंट्स कॉमन है उनको एक कैटेगरी में कर देते हैं, ठीक है। फिर एक और ग्रुप बनाते हैं, उसमें वो फूड्स जिनके अलग न्यूट्रिएंट्स हैं उसको उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके हम इसमें इस तरह से हम इसमें ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 ग्रुप्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स वाले फूड ग्रुप्स जो हैं, फूड आइटम्स हम उसमें डाल देंगे, और फैट सॉल्युबल वाले विटामिन्स में के अंदर जो फूड ग्रुप्स आते हैं या फूड आइटम्स आते हैं वो उसमें डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी न्यूट्रिएंट का एक कैटेगरी बना सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट आप फूड्स डाल दें, और फिर आप जो है उसकी फ्रीक्वेंसी पूछेंगे पेशेंट से कि ये कितनी बार वो खाते हैं। सब फूड्स जब आपने पूछ लिए तो उसके बाद, और फिर उसके बाद सारे ग्रुप्स के आपने फूड्स पूछ लिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस ग्रुप में ज़्यादा चेक मार्क्स हैं, ठीक है, वो जो है उस पेशेंट ने ज़्यादा खाए हैं, और जिस कैटेगरी के अंदर फूड आइटम्स के कम चेक मार्क्स हैं, इसका मतलब है कि वो कम खाए उन्होंने। और उस तरह से हम एक डिटेल्ड एनालिसिस ले लेते हैं पेशेंट की डाइटरी हैबिट का, जिससे हमें पता चल जाता है कि किस फूड की डिफिशिएंसी हुई है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी फेस टू फेस इंटरव्यू, टेलीफोन और बाय सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ज़्यादातर मेथड जो है, जो कि एक कह लें आपके बेहतर मेथड है, वो फेस टू फेस इंटरव्यू का है कि पेशेंट से रिसर्चर जो है खुद क्वेश्चंस पूछता है और इस तरीके से पूछता है कि पेशेंट को समझ आ जाए और पेशेंट आंसर दे देता है और वो खुद उसको फिल कर लेता है। टेलीफोन में जो है मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, इट्स टाइम टेकिंग, बट कंपैरेटिवली इट्स इजी कि पेशेंट को आना नहीं पड़ता, आप कहीं भी हैं तो आप इजीली किसी भी टाइम पे आप फ़ोन पे इंटरव्यू ले सकते हैं। और लास्ट में सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका है कि आप खुद ही से क्वेश्चंस दे देते हैं उनको पेपर पे, और उनको आप कहते हैं कि आप इनको सॉल्व करें और सॉल्व करके मुझे दे दें, तो वो उन्होंने जो सॉल्व किया वो फिर आप उसको देख लेते हैं। तो किसी भी तरीके से आप फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है डिस्क्राइब्स डाइटरी पैटर्न्स और फूड हैबिट्स नॉट न्यूट्रिएंट इनटेक। तो क्या है कि ये
इससे आपकी ज़्यादा बेहतर जो है फूड हैबिट और डाइटरी पैटर्न पता चलता है। लेकिन कभी कभार पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इनटेक नहीं पता चलती। वो क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमने न्यूट्रिएंट इनटेक के जो बहुत सारे हैं सोर्सेज हैं वो हमने डाली ना हो, सिर्फ एक दो डालें और वो एक दो सोर्सेज जो हैं वो पेशेंट ना खाता हो, बाकी सोर्सेज खाता हो। ठीक है, तो इट डिपेंड्स। तो इसमें ज़्यादातर पेशेंट की फूड हैबिट का और डाइटरी हैबिट का पता चलता है। लेकिन हम डाइटरी हैबिट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये न्यूट्रिएंट इसमें कम नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह के सोर्सेज का फूड खाता है, और ये न्यूट्रिएंट इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि ये इस तरह के सोर्सेज का फूड खाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेमी क्वालिफाइड टूल्स कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन पोर्शन साइज यूजिंग हाउस होल्ड मेजर्स। अच्छा, अब इसमें आपको पर्टिकुलर एक वेइंग स्केल की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली जो आपकी अपनी जो है हाउस होल्ड मेजर्स हैं उनके ज़रिए से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उन्होंने वो फूड कितना पोर्शन साइज़ का खाया। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि मदर से पूछते हैं जी, मदर बताती हैं कि जी मैं अपने बच्चे को 3 टाइम रोटी देती हूँ, तो फिर अब आप उनसे पूछेंगे कि जी रोटी का साइज़ कितना है, एक बड़ी प्लेट जितना है या क्वार्टर प्लेट जितना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये पूछेंगे कि वो बताएंगे कि जितना भी साइज़ का है, फॉर एग्जांपल एक बड़ी प्लेट जितनी रोटी बनाती हैं, तो आप फिर उनसे पूछेंगे जी पूरी रोटी खा लेते हैं या फिर उसमें से चपा बचा देते हैं या आधा बचा देते हैं। तो वो बता देंगे, हो सकता है वो ये बताएं कि जी दिन में 1 या 2 बार तो वो पूरी रोटी खाता है, लेकिन दूसरे टाइम जो है वो सिर्फ आधा चपा खाता है। ठीक है, या आधी रोटी खाता है। तो आपको हाउस होल्ड मेजर्स के ज़रिए से पता चल जाता है। फिर इसमें ये भी हो सकता है कि आप अगर पेशेंट से पूछते हैं कि योगर्ट आप कितनी लेते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जी 1 कप लेते हैं, आधा कप लेते हैं, या 5 टेबल स्पून्स लेते हैं, 6 टेबल स्पून्स लेते हैं। तो इस तरीके से आप सिंपल जो हाउस होल्ड मेजर्स हैं उनसे आप जो है उनसे पूछ लेते हैं, और इससे आपको पता चल जाता है कि जी फूड आइटम की इनटेक कितनी है, ज़्यादा है या कम है। अब लिमिटेशंस क्या हैं फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर की? इट रिलाइज ऑन मेमोरी, requires complex calculation to estimate frequencies, requires literacy, does not quantify intake। तो वो लिमिटेशंस में आ जाता है कि पेशेंट की मेमोरी पे रिलाई करता है। अगर पेशेंट को नहीं याद कि जी उसने पिछले महीने क्या खाया था या 15 दिन पहले क्या खाया था, तो वो जो है हो सकता है कि एक्यूरेट आंसर्स ना निकल सकें या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना निकल सके। दूसरा आ जाता है कि आपको कम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है ताकि एग्जैक्टली पता चले कि एक फूड आइटम कितनी बार खाया गया। उसके अलावा अगर पेशेंट को खुद सॉल्व करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट इलिटरेट ना हो, पढ़ा लिखा हो, और फिर समझ भी आती हो उसको कि क्वेश्चंस को समझना कैसे है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि क्वांटिफाई नहीं करता इनटेक। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर जैसे वेइंग स्केल या वेइंग मेथड है जिसमें जी प्रॉपर इनटेक क्वांटिफाई होती है कि जी इतनी इनटेक है और इतना खाया, ठीक है, और इतनी अमाउंट में खाया, तो वो उस पर इतना एक्यूरेट नहीं होता। हम सिर्फ इतना ये देखते हैं कि एक फूड आइटम कितनी बार खाया। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म का क्वेश्चन है बनाओ तो इस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्यूरेटली नहीं पता चलता कि कितनी इनटेक थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है डुप्लीकेट सैंपल मेथड। डुप्लीकेट सैंपल मेथड में फर्स्ट पॉइंट, एन ऑब्जर्वर टेक्स डुप्लीकेट पोर्शंस ऑफ ऑल फूड्स कंज्यूम्ड बाय द इंडिविजुअल एंड वेज और मेजर्स देम। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो पेशेंट के साथ हर टाइम इन कांटेक्ट रहता है। पेशेंट बताता जाता है कि मैंने इतना खाया या मैंने इतना लिया है, तो जितना वो पेशेंट लेता है इतना ही ऑब्जर्वर लेता है और उसको वे कर लेता है या मेजर कर लेता है। ठीक है, इन सम केसेस दीज में ऑल्सो बी केमिकली एनालाइज्ड। और फिर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो केमिकली भी एनालाइज होता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट अपने घर में है, ऑब्जर्वर जो है अपनी लैब में है, पेशेंट जो है जो भी खा रहा है वो साथ साथ बताता जा रहा है मैं ये इतनी इतनी अमाउंट वाला ये खा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मतलब 6 टेबल स्पून मैंने ये एप्पल सॉस ली है। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वर जो है वो 6 टेबल स्पून को मेजर करेगा कितने हैं। ठीक है, और उसके बाद वो जो है उसको वेट कर लेगा। ठीक है, या उसको केमिकली एनालाइज कर लेगा। तो
ऑब्जर्वर अपनी तरफ से जितना पेशेंट ने बताया उतना वो उसको उठाएगा और मेजर कर लेगा। What is consumed in the family? The same amount of each food item is kept separately per day as a duplicate sample. अच्छा, अब इसमें ये भी आ जाता है कि हो सकता है इवन अगर रिसर्चर इन कांटेक्ट भी हो उस इंडिविजुअल से जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, तो उसमें फिर ये होता है कि आप जो है जितना वो खा रहे होते हैं उतना ही आप जो है वहाँ से उतना ही जितना वो ले रहे होते हैं आप मेजर कर लेते हैं, और फिर आप जो है लैब में जाके उतने ही फूड आइटम्स अलग करते जाते हैं, ठीक है, और उतना ही जो मेजर था उस हिसाब से आप उनको अलग अलग करते जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि ना जो जो फूड खाया जा रहा है उतना उतना फूड जो है उसको डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है, उसको अलग कर लिया और उसको अलग रख लिया। These samples can be weighted, can be sent to lab for analysis of nutrients। तो उससे होता क्या है कि पेशेंट ने तो खा लिया जो भी उसने खाना था, हो सकता है कि कोई बहुत ही डिफरेंट रेसिपी हो, ठीक है, और वो स्पेशल एडमिनिस्टर्ड रेसिपी हो, खुद से बनाई गई हो, साइंटिफिकली रिव्यूड हो कुछ, या उसके ऊपर उस रेसिपी पे कोई टेस्ट हो रहा हो तो परफेक्ट कम्बिनेशन में कोई फूड आइटम बनाया गया हो। तो अब वो जो है जितना वो लेगा उसी डिश में से, फॉर एग्जांपल अगर उसने 1 कप ली है रेसिपी या कोई भी डिश जो है वो 1 कप उसने ली है, ठीक है, तो जो रिसर्चर है वो भी 1 कप ले लेगा उस डिश में से, और उसके बाद जो है वो लैब में आ जाएगा, उसको वे कर लेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि पेशेंट ने कितना खाया है, क्योंकि अब जो खाया हुआ है वो हम पेट से निकाल के तो वे कर नहीं सकते। तो फिर उसका दूसरा तरीका ये है कि जितना वो पेशेंट लेगा उतना ही आपने ले लेना है, और फिर आप उसको वेट कर लेते हैं या फिर आप उसको लैब भेज देते हैं और उसके ऊपर टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि काफ़ी एक्यूरेट मेथड है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ऊपर से अच्छी लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में फर्स्ट पॉइंट, determine the money spent on food and non-food items by questionnaire and compares the two। अब इसमें क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड के ये बता देता है कि एक इंडिविजुअल कितना पैसा खर्च कर रहा है खाने पे, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक खाने पे, ठीक है। तो वो किस तरह से होता है कि ज़्यादातर इसमें ये आता है कि फैमिली का या इंडिविजुअल का कितना, फैमिली या इंडिविजुअल कितना पैसा स्पेंड करते हैं अपने खाने पर, और ठीक है, और वो हम किस तरह से मेजर करेंगे, वो हम इस तरह से मेजर करते हैं कि जितना उन्होंने पैसा अपने खाने पे स्पेंड किया है उसको, और फिर जितना उन्होंने पैसा बाकी फूड आइटम्स लेने में या महीने के बाकी खर्चों पे जितना स्पेंड हो गया उसको लिया, ठीक है, और फिर दोनों को कंपेयर कर लिया कि पैसा जो है वो फूड पे उनकी अर्निंग के हिसाब से कितना लग रहा है, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, मतलब उनकी अर्निंग की वजह से पर के तौर पे, मतलब किसी इंडिविजुअल या फैमिली की जो अपनी अर्निंग है उस हिसाब से उनका कितना पैसा फूड पे लगता है और कितना पैसा बाकी चीज़ों पे लगता है। रेफरेंस पीरियड इज़ फिक्स्ड, फॉर एग्जांपल प्रीवियस मंथ है, प्रीवियस वीक है, और उसके हिसाब से आप उनसे को पूछ लेते हैं सिंपल है। और ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है ये आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डाइटरी हिस्ट्री मेथड। डाइटरी हिस्ट्री मेथड में फर्स्ट पॉइंट, रिस्पोंडेंट रिपोर्ट्स ऑल फूड्स एंड बेवरेजेस कंज्यूम्ड ऑन अ यूजुअल डे टू अ ट्रेन्ड इंडिविजुअल या इंटरव्यूअर। The interviewer then probes further on the frequency, amount and portion size consumed. Diet diaries are sometimes used to assist respondents in recalling their intakes। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ज़्यादातर पेशेंट को फूड डायरी दे दी जाती है, ठीक है, सिंपल छोटी सी एक डायरी होती है और उसके अंदर पहले से फूड आइटम्स बने होते हैं या फिर टाइम बना होता है। फॉर एग्जांपल फूड डायरी है, ठीक है, उसमें ना एक पूरा का पूरा ना टेबल बना होता है, ठीक है, टेबल में क्या होता है, ब्रेकफास्ट, ठीक है, टाइम लिखा होता है साथ में, ठीक है, पूरे दिन के सारे ब्रेकफास्ट के आगे जो है पूरी लाइन में कॉलम में जो है डिफरेंट टाइम्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसे नेक्स्ट कॉलम में जो है आ जाता है कि ना पोर्शंस बन जाते हैं जी डिफरेंट फूड ग्रुप्स में से, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, मीट ग्रुप है, डेयरी ग्रुप है, वेजिटेबल ग्रुप है, फ्रूट्स ग्रुप है,
ठीक है, ऑयल ग्रुप है, ठीक है। तो अब ब्रेकफास्ट है तो उसमें इस तरह से लिख देते हैं, तो फिर वो ये होता है कि पेशेंट जो है उसने जो खाया वो उसमें से टिक टिक करता जाता है और लिखता जाता है कि जी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में से मैंने रोटी ली है, डेयरी ग्रुप में से मैंने दूध पिया है, इस तरह से करके। फिर उसी तरह से नेक्स्ट रोज में इसी तरह से सारा दिन ना टाइम के हिसाब से भी और मील्स के हिसाब से डिवाइड हुआ होता है फूड डायरी में। मतलब ब्रेकफास्ट है, लंच है, फिर उसके बाद टी टाइम है, फिर उसके बाद डिनर है, फिर उसके बाद बेड टाइम है, ठीक है, इस तरह से हुआ होता है। और फिर आगे जो है ये फूड ग्रुप्स होते हैं और उसके हिसाब से पेशेंट जो है जो खाता जाता है वो उसके अंदर लिखता जाता है। तो फिर उस तरह से क्या होता है, अब ये डायरी जो है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल 1 हफ्ता है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है उसमें जो है फिर आपको पता चल जाता है कि एक फूड कितनी बार खाया, कितनी अमाउंट में लिया, कितना पोर्शन साइज था, ये सब हमें पता चल जाता है। तो जो डाइटरी हिस्ट्री मेथड होता है, इट असेसेस क्वालिटेटिव इनटेक ऑफ फूड आइटम्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक। तो क्वालिटी मेजर करता है कि फूड की क्वालिटी कैसी थी, किस तरह की क्वालिटी वाला फूड खाया है, ठीक है। और फिर ये भी मेजर करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में खाया है। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो डाइटरी हिस्ट्री मेथड जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, सिमिलर टू डाइट हिस्ट्री टेकन इन पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट। जैसे पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री ली जाती है, जैसे उसे 24 आवर रिकॉल करवाया गया था, लेकिन 24 आवर रिकॉल या फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर जो है उनसे डायरेक्टली स्पॉट करवाया गया। लेकिन डाइट हिस्ट्री मेथड में, या इसको ना फूड डायरी मेथड भी कहते हैं, ठीक है, तो दोनों इसमें आ जाते हैं, फूड डायरी मेथड या डाइट हिस्ट्री मेथड। उसमें पेशेंट को पहले से दे दी जाती है डायरी कि वो उसको फिल करता रहे जो जो उसने खाया है। अच्छा, ये यूज क्यों होता है? इट इज यूज टू स्टडी मील पैटर्न्स, डाइटरी हैबिट्स, people's food preferences and avoidances during special physiological conditions। तो हम ये इसको यूज़ करते हैं फूड डायरी को या डाइट हिस्ट्री मेथड को मील पैटर्न स्टडी करने के लिए कि जी उनके मील पैटर्न्स क्या हैं, उनकी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं, उनकी कौन सी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, ठीक है, और कौन सा फूड उन्होंने खाया और नहीं खाया उनकी अपनी स्पेशल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के दौरान, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ है, प्रेगनेंसी है या लैक्टेशन है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एडवांटेजेस क्या हैं। रिस्पोंडेंट बर्डन इज लो, कंप्लीट इनटेक्स आर प्रोवाइडेड। तो इसमें यह आ जाता है कि आपको ना डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाता है, डिटेल्ड आपको डाटा मिल जाता है। लिमिटेशंस हैं टाइम कंज्यूमिंग, नीड फॉर ट्रेंड इंटरव्यूअर्स, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसमें यह है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है और एक्यूरेट स्टैंडर्ड नहीं है, हर कोई अपनी रिसर्च के हिसाब से अलग बनाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिकॉर्डिंग मेथड। रिकॉर्ड ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ फूड ईटन बाय अ फैमिली इंडिविजुअल इज मेंटेन्ड बाय वेइंग ऑफ क्वांटिटीज ईटन। अच्छा, ये वैसा ही है जैसा वेमेंट मेथड है, ठीक है, ये और वेमेंट मेथड तकरीबन सेम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 और 4 पॉइंट्स जो हैं डाइटरी हिस्ट्री के वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो डिफरेंट है, और फिर जो बाकी जितने आते हैं ना वो डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, वो सिमिलर हैं आपस में काफ़ी, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से है। इसमें क्या होता है कि एक फैमिली या इंडिविजुअल ने जो खाना खाया उसका रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करते हैं कि उसको वे करके और फिर उसमें से जितना खाना उसने खा लिया उसको उसका रिकॉर्ड रखे। तो एडवांटेजेस इसके ये हैं, इफ फॉलोड बाय विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस अ लार्ज सैंपल कैन बी कवर्ड इन शॉर्ट टाइम। तो इसमें ये है कि प्रॉपर अगर इंस्ट्रक्शंस हुए हों तो काफ़ी हद तक जो है डाटा जल्दी आप कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। मेल क्वेश्चनर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इट। रिकॉर्ड करना है ना मेथड, तो आप सिंपली आप उनको क्वेश्चनर भेज सकते हैं और वो फिल करके आपको वापस भेज दें। डिसएडवांटेज, वैलिडिटी नॉट एस्टैब्लिश्ड, प्रॉब्लम्स इन डाइटरी सर्वे। ज़्यादा वैलिडिटी नहीं है, हो सकता है कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड ही ना रखे आइटम्स का और वो फिर बाद में जब से बता दें तो रिसर्च खराब हो जाएगी, आपकी एक्यूरेट आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? Problems in data collection or limitations are area of survey,
एरिया कैसा है, अप्रोचेबल है कि नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इसमें, लैक होती है रिस्पोंडेंट की ना कि वो सपोर्ट कितनी दे रहे हैं, ड्यूरेशन एंड इनकन्वीनियंट टाइमिंग्स ऑफ सर्वे, क्योंकि आपने जो भी खाना है आपने वो वे करना है और बताना है, तो उसकी ड्यूरेशन काफ़ी मतलब मुश्किल होती है। और प्रॉब्लम इन एनालिसिस, लैक ऑफ ट्रेन पर्सनल, डिले इन एनालिसिस ड्यू टू प्रॉपर टेबुलेशन, तो पर्सनल नहीं होता आपके पास ट्रेंड, और एनालिसिस में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आपकी डाइटरी असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस पूरा हो गया है। अब एक लिहाज से आपका पूरा का पूरा टॉपिक असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन बॉडी न्यूट्रिशन स्टेटस पूरा हो जाता है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये सारे के सारे बता दिए ABCD। So if you have any queries you can ask me. Thank you for listening. Allah Hafiz.